नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। दुष्कर्म की शिकार लड़की और उसके परिजनों की पहचान अपने आप में संवेदनशील मसला है। आज हम इसी के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दरअसल बलात्कार की शिकार लड़की या महिला का नाम प्रकाशित करने और उसके नाम को ज्ञात बताने से संबंधित कोई भी अन्य मामला आईपीसी की धारा 228A के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376G के तहत केस की पीड़िता का नाम प्रिंट या पब्लिश करने पर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत बलात्कार पीड़िता के निवास, परिजनों, दोस्तों, विश्वविद्यालय या उससे जुड़े अन्य विवरण को भी उजागर नहीं किया जा सकता। ऐसे में बलात्कार पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। आखिर पीड़ित और परिजनों की पहचान सार्वजनिक करने पर कानून क्या कहता है, किन हालातों में पहचान बताई जा सकती है। ये तो थी रेप पीड़िता से उसकी पहचान से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। आप रेप पीड़िता से जुड़ी पहचान से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इसको लेकर कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पर कॉल करके रेप पीड़िता की पहचान से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अभिजीत जी, जिस तरह से हमने कार्यक्रम में शुरुआत में बात की रेप पीड़िता की पहचान की, तो कानून रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने से क्यों रोकता है? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? एक्चुअली जो हमारा कानून जो है कि कई भी रेप विक्टिम्स को उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, इसके कारण 2-3 चीज है जी। एक तो है हमारा सोसाइटी अभी जो है कि किसी एक पीड़ित बेटी या तो लड़की और तो लेडी की नाम पे बदनामी हो जाता है और इसके सिलसिला में कानून लाया गया। हमारा इंडियन पिनल कोड में भी एक है, अभी नया पॉक्सो कानून आया 2012 में, उसमें भी है। और इसके साथ साथ हमारा और भी बहुत सारे नियम जो है इंडियन पिनल कोड के तहत कि ये किसी को नाम डिस्क्लोज नहीं करना। और इसके साथ साथ हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के भी तहत उसमें प्रावधान है कि अगर किसी बच्चे के साथ भी ऐसा कोई हरकत हो रहा है, कोई बलात्कारी की घटना हो रहा है, तो उसी के नाम पे किसी की डिस्क्लोज नहीं कर सकते आइडेंटिटी। जी बिल्कुल। आवाज थोड़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज एकदम बिल्कुल। आवाज आ रही है अभिजीत जी? मेरा आवाज सुनाई जा रहा है? आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो गई उनमें भी नाम का खुलासा क्यों किया जाना चाहिए? कानून क्या कहता है इसको लेकर? एक्चुअली सेक्शन 23(2) पॉक्सो एक्ट में जो है कि पीड़ित की जो है उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोजर नहीं करना चाहिए। और अगर सेक्शन 74 के तहत अगर हम बोले तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी उन्होंने माना करा कि किसी भी विक्टिम्स की नेम, एड्रेस, स्कूल या तो किसी भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जी। इसके कारण जो है कि इससे सोसाइटी में एक बैड इफेक्ट हो सकता है। बल्कि अगर किसी का डेथ हो गया उस टाइम तो उसका नाम उन्होंने डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा है कि डेथ होने के बाद उसका नाम क्यों डिस्क्लोज करता है, तो वो तो कानून की एक आइडेंटिटी की जरूरत है उस टाइम की। अगर जिसका डेथ हो गया वो तो
सोसाइटी में जितना रहेगा नहीं तो उसके बदनामी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके तहत जो और भी थोड़ा जो फैसिलिटीज है, जो मुआवजा, जो कॉम्पेंसेशन वगैरह आता है, तो वो आइडेंटिटी नहीं होने से कारण भी वो डिफ्यूज हो सकता है जी। तो उसी सिलसिले में उसका नाम आइडेंटिटी तो आता है। चलिए बिल्कुल। अब ऐसे में अगर हम बात करें आईपीसी और पॉस्को कानून में रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करने के जो कानूनी प्रावधान है वो क्या है सर? देखिए, मैं पहले इसके बारे में हम बोले हैं कि हमारा जो 228 जो है इंडियन पिनल कोड में, उसमें भी उन्होंने बोला डिटेल्स में कि किसी का रेप विक्टिम्स की नाम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना। उसी तहत सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट और 74 सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसी दोनों कानून में सेम प्रावधान लिखा है कि आपने डिस्क्लोज आइडेंटिटी का नहीं कर सकता है जी। जैसे कि अगर ये कोई वायलेट करता है तो उसके लिए साजा है, साजा की प्रावधान है जो कम से कम 6 महीना से 1 साल तक हो सकता है। और एक जजमेंट में जस्टिस लोकुर और गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने क्लियर इन्होंने बोला कि किसी भी तरह रेप विक्टिम की नाम नहीं आना चाहिए, ना तो इस तरह का एफआईआर ऑनलाइन भी आना चाहिए, ना तो कोई प्रिंट मीडिया में आना चाहिए। अगर कोई ऐसा वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल। तो आईपीसी और पॉस्को में अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो सजा और जुर्माने का प्रावधान इन दोनों में क्या है? कितनी सजा और कितना जुर्माना लगता है? जैसा कि यहाँ पे आपने अगर 376 रेप के बारे में बोले तो वो तो उसका प्रावधान अलग है। और नया जो पॉक्सो कानून में जो 2019 में एक नया अमेंडमेंट ले आया, उसमें सीधा प्रावधान लेके आया कि इसमें उम्र कैद हो सकता है जी, या तो उसमें ज्यादातर 10 साल से भी ज्यादा उसका कन्विक्शन हो सकता है रेप विक्टिम्स के तहत मुजरिम को। और रेप के बारे में आप अगर बोले तो इसमें 7 वर्ष से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की प्रावधान है। और ये इन्होंने अभी जो नया लेके आया अमेंडमेंट, उसमें उन्होंने बोला कि ये जो 10 साल की सजा हो सकता है वो रिगोरस हो सकता है। रिगोरस की मतलब उसको वहाँ पे काम करना पड़ेगा और ज्यादातर उसका जितना दंड, कठोर दंड उसको बोलते हैं, कठोर दंड दिया जाएगा। बिल्कुल, कठोर से कठोर दंड जो है दिया जाता है, ये कानून में प्रावधान है। अभिजीत जी, आगे हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बलात्कार की शिकार किसी भी नाबालिग की पहचान उसके माता पिता की सहमति से उजागर की जा सकती है? इसकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या परिजनों को किसी अदालत से इसको लेकर आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है? देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आया था, मैं आपको पहले ही बताया कि जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता साहब की डायरेक्शन था कि इस तरह का घटना में कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। उसमें वर्ड ऐसा लिखा है, नो पर्सन कैन प्रिंट और पब्लिश इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया etc. the name of the victim or even in a remote manner discloses any fact which lead to the victims being identified and which should make her identity known to the public at large। तो एक सुप्रीम कोर्ट के कड़ा भाषा में उन्होंने लिखा, एक स्टेप जो है कि अगर विक्टिम्स की डेथ हो जाता है वो तो अलग, कभी कभी ऐसा तो वो लोग करते हैं, हमारा ऐसा तो है
इंस्टेंस है जहाँ पे विक्टिम्स को मारा दिया, उन्होंने एकदम उसी टाइम भी वो कर दिया जी। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो कन्वेंशन हुआ था राइट टू चिल्ड्रन करके, उसी के तहत ही हमें इंडिया गवर्नमेंट भी उसमें साइन किया था और उसके लिए 2012 में ये पॉक्सो एक्ट आया था। तो ये जो पॉक्सो एक्ट हमारा आया, ये यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन इसके तहत ही हुआ था। और इसका जो मेन फीचर्स जो है पॉक्सो एक्ट के लिए, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो पॉक्सो एक्ट में कैसे पता चलेगा कि इसके कोई ऑफेंस हुआ, तो ये ऑफेंस को भी थोड़ा डिफाइन किया ऐसा करके कि टच बेस्ड, नॉन टच, अगर किसी को छू दिया, किसी को नहीं छुआ, पेनिट्रेटिव, pornographic crimes in details and does not leave any kind of offense। जैसे कि अभी कल ही एक घटना हुआ, एक बच्ची क्लास 10 की पढ़ रहा है, तो उसके साथ फेसबुक में किसी एक आदमी की परिचय हुआ जो लड़का रहता है महाराष्ट्र में जी। और वो बच्चे के इन्होंने फेसबुक के तहत या तो व्हाट्सएप के तहत, डिटेल्स हमें नहीं आया कि कांटेक्ट हुआ किसी कारण से, फिर वो बच्ची को वो पोर्नोग्राफी भेजता था। तो जब बच्चे की फादर ने कंप्लेन किया पुलिस के पास, तो साइबर क्राइम सेल कलकत्ता पुलिस की वो महाराष्ट्र में जाके वो मुजरिम को गिरफ्तार करके कलकत्ता लेके आया। एक काल की घटना है जी। तो ये भी सारे पॉक्सो एक्ट की तहत ही आएगा। बिल्कुल। और इसमें से एक्ट में जो लिखा है कि एक बच्चे को जो डिफाइन करता है कि उसको 14 साल की नीचे उम्र होना चाहिए। उसमें से और भी एक है कि अगर ऐसा कोई घटना होता है तो उसके कैसे रिलीफ दिया जाएगा, उसके लिए कॉम्पेंसेशन उन्होंने प्रावधान रखा कानून में। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, हमारा जो क्रिमिनल कानून में जो है उसमें हम लोग बोलते हैं कि ऑल एक्यूज इज इनोसेंट until he is proven guilty। ये हमारा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस की एक जी, ये कहा गया। हाँ। लेकिन ये जो पॉक्सो एक्ट हुआ था उसी में ये प्रावधान हटा दिया गया। पॉक्सो एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इसमें क्या हुआ, अगर किसी ने कंप्लेंट किया और उसी कंप्लेंट के तहत FIR दर्ज हुआ, तो दैट पर्सन विल नॉट बी रिलीज ऑन बेल, क्योंकि ये इसका इंटेंशन ही था टू कमिट ए सेक्सुअल एक्ट। ठीक है। और एक कानून इसी तरह किया है कि चाइल्ड फ्रेंडली, इसका जो प्रावधान है, अगर किसी बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत कोई ऑफेंस हुआ होगा, तो अगर इनका घर में हुआ होगा तो वो बच्चे को तुरंत गवर्नमेंट की कस्टडी में लेके जाना है, क्योंकि वो घर में नहीं रह सकते हैं। एक दूसरा जो है बच्चे के साथ जी जो हमारा अभिजीत जी, हम चाहेंगे और भी सवालों को लेकर जानकारी लें शॉर्ट में, ताकि तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब मिल पाए। एक सवाल जो है वो मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर है कि रेप पीड़िता की पहचान पर मीडिया रिपोर्टिंग के संदर्भ में क्या प्रावधान है, और यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण कानून जो पॉक्सो है उसकी धारा 23 में यौन हिंसा के शिकार बच्चों से संबंधित मामलों की जो खबरें हैं उसको देने में मीडिया के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। क्या कुछ उस प्रक्रिया में जानकारी दी गई है? हाँ, उसमें मीडिया की में मैंने पहले आपको बोला कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला। एक जजमेंट जो था हमारा मदन मी लोकुर साहब और दीपक गुप्ती साहब की, उसमें सीधा लिखा है, नो पर्सन कैन प्रिंट और पब्लिश इन प्रिंट। कि ये पॉक्सो या तो रेप विक्टिम्स की नाम और या तो किसी रिपोर्टर डिस्क्लोज किसी हालत से नहीं कर सकता है, इवन इन ए रिमोट मैनर। इन्होंने ए वर्ड लिखा है, इन्होंने इवन इन ए रिमोट मैनर इट कैनॉट बी डिस्क्लोजेड। विजय जी, FIR की कॉपी में हो सकता है क्या? उसमें तो नाम होता है रेप पीड़िता का, उसे सार्वजनिक किया जा सकता है क्या? तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इवन इफ सच ऑफेंस कमिटेड देन FIR ऑनलाइन भी नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि वहाँ पे उसका नाम होगा, तो इसलिए ऑनलाइन में ये प्रिंट नहीं कर सकते। इन्होंने वर्ड ऐसा लिखा, नो पर्सन कैन प्रिंट और पब्लिश इन प्रिंट either in electronic or social media, etc., the name of the victim, or even in a remote manner, discloses any facts which can lead to the victim's identified and which should make her identity known to the public at large, the bench said in its judgment. इसमें क्लियर कट लिखा है कि किसी कारण से किसी हालत में किसी भी प्रकार इसका नाम डिस्क्लोज नहीं हो सकता। अगर एफआईआर में नाम है तो एफआईआर ऑनलाइन भी नहीं दे सकते। ठीक है। अब कोर्ट ने ये कहा था कि केस से जुड़े दस्तावेज जिन जिन विभागों और अधिकारियों के सामने पहुंचते हैं उनका फर्ज है कि वो पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखे। जिन रिपोर्टों में पीड़िता का नाम उजागर करना हो उन्हें सीलबंद ढंग से जांच एजेंसियां या कोर्ट तक पहुंचाएं। इसके बारे में भी बताइए। जी, अगर देखिए, जो कोर्ट इसको ट्राई कर रहा है, जिसको पास इन्होंने ट्रायल चल रहा है, वहाँ पे तो कोर्ट को रिपोर्ट सौंपना ही पड़ेगा। वो हमारा सील पैक में देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोर्ट चाहता है कि विक्टिम्स की स्टेटमेंट लेना है तो सेक्शन 164 में सीआरपीसी में विक्टिम्स को बुला के इन कैमरा मतलब से ओनली विक्टिम्स एंड मैजिस्ट्रेट वहाँ पे मौजूद होगा, और उसमें हो सकते है उसका वकील साहब हो सकते हैं बच्चे की, बल्कि और कोई नहीं रहेगा, और एक कैमरा में इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है, वो भी सील पैक्ड में ही रहेगा ताकि ये पब्लिश ना हो। ये हमारा कानून की सीधा एक प्रावधान ही है। अब ऐसे में अगर माता पिता खुद मीडिया के सामने आए और बयान दें तो क्या ये कानूनी तौर पर जुर्म होगा? निर्भया कांड में परिजन लगातार मीडिया के सामने आते हैं। एक पूरा ऑफेंस ही होगा। 228 इंडियन पेनल कोड में ये लिखा है, अगर कोई भी डिस्क्लोज करे कोई भी, तो वो उसके लिए कानूनी जुर्माना होगा, उसके लिए साजा होगा 6 महीना से 2 साल तक साजा की प्रावधान है। लेकिन निर्भया केस में हमने देखा उनके परिवार वाले लगातार मीडिया के सामने आते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे नाम उनको डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए, और डिस्क्लोज अगर होगा तो ये कंटेंट में आ जाएगा सीधा। ठीक है, बिल्कुल। अभिजीत जी, आपने तमाम जानकारी दी आज के इस पूरे विषय को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।